तो ब्लैक क्लोवर एनीमे सीरियसली बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। तो मैंने रिसेंटली ब्लैक क्लोवर की मांगा को कैचअप किया है और सीरियसली भाई क्या बताऊं, ब्लैक क्लोवर की मांगा के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ी स्टोरी चल रही है और जब ये एनिमेट होगा ना तो उसका समझे ये ट्रेंडिंग में छा जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ब्लैक क्लोवर की मांगा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं तुम्हें स्पिरिट किंगडम के आर्क को पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन चलो उससे पहले थोड़ा रिकैप हो जाए। तो लास्ट टाइम आस्था और लीबी ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था और नेट अब उन दोनों को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूनो और लैंग्रेस एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और वहीं बाकी ब्लैक बुल्स भी ट्रेनिंग के लिए निकल गए थे। उनमें से नोवेल, लक, चार्मी, सीकरा और मिमोसा और लेपोर्ड हार्ट किंगडम के अंदर ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो चलो अब आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है वहीं से जहां पर एपिसोड 170 खत्म हुआ था, जहां पर नेट आस्था से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। और इतना कहते ही नेट अपनी डेविल यूनियन फॉर्म मोड कैनियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आस्था और लिबी से कहता है कि तुम्हारी असली ट्रेनिंग अब शुरू होगी, तो आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। नेट आस्था से कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपने डेविल के साथ अच्छे से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर तुम उसकी एंटी मैजिक पावर को फुल पावर पर यूज कर सकते हो। तभी आस्था नोटिस करता है कि उसकी शैडो के अंदर कुछ है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी शैडो के अंदर से एक टेल निकल कर आ रही है। जैसे ही वो ये कहता है तभी कई सारे शैडो वाले हाथ निकलते हैं और आस्था और लिबी को पूरी तरीके से रैप कर देते हैं। बट आस्था अपने एंटी मैजिक से उन्हें काट कर बाहर निकल आता है। आस्था नोटिस करता है कि लिबी तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया भाई ये। तभी लिबी आवाज देता है कि बेवकूफ, मैं यहाँ पर हूँ। आस्था देखता है कि लिबी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है और लिबी कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी हैं। नेट लिबी की बात को कंफर्म करता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और इसी वजह से डेविल यूनियन को वो भी काफी अच्छे से यूज कर पाता है। आस्था लिबी से पूछता है कि भला मैं तुम्हारी पावर्स को यूज कैसे करूं। लिबी कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो खुद जिंदगी में पहली बार बाहर आया हूं लड़ने के लिए और शायद इसी वजह से तुम जैसे बच्चे ने भी मुझे हरा दिया। वो दोनों इस बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं। नेट अपने डेविल गीडी मोलो की पावर को शैडो मैजिक के साथ कंबाइन कर अटैक करता है। वो पैक नाम का एक अटैक करता है जिससे कई सारे वुल्फ बाहर निकल कर आते हैं और आस्था और लिबी पर हमला कर देते हैं। बट आस्था उन्हें किसी तरह डॉज कर बच जाता है और रियलाइज करता है कि इन सारे शैडो क्रीचर्स के पास सेम की है नेट की तरह और नेट इन्हीं शैडोज के बीच में कहीं छुपा हुआ था। और वो कहता है कि जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक ये लोग गायब नहीं होंगे। और आस्था के भी पसीने छूट चुके थे। आस्था कहने लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम लोग डेथ के साथ फाइट कर रहे हो। लिबी आस्था से कहता है कि टेंशन मत लो, हमने भी तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हम भी अब स्ट्रांग हो चुके हैं और मैं भी शायद अपनी फुल पावर को बाहर निकाल सकता हूँ। बट डेविल की पावर को 100% पे यूज करना बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं था। नेट जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये रास्ता चुना था तो अब मुझे हरा कर भी दिखाओ। आस्था यामी की कटाना निकालता है और अपना फेमस डायलॉग बोलता है। इतना बोलते ही आस्था एक पावरफुल स्लैश मारता है। नेट उससे किसी तरह बच तो जाता है लेकिन एक छोटा सा कट नेट के शोल्डर पर लग जाता है और आस्था यहीं पर यामी की कटाना को नाम देता है जो कि था डीमन स्लैशर कटाना। आस्था लिबी से कहता है कि चलो अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हैं और अपने कैप्टन को बचाते हैं। और इस पॉइंट पर नेट बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यूनो का छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लैंग्रिस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वैसे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एपिसोड 170 के अंदर ही दिखाया गया था। तो चलो मेन स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमें आस्था और लिबी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं। आस्था का भी दिमाग नहीं चल रहा था, वो ये सोचने लगता है कि भला वो लोग कैसे नेट को हरा सकते हैं। तभी नेट एक बास्केट फेंकता है जिसके अंदर कई सारी कुकीज होती हैं और वो हीलिंग कुकीज होती हैं। आस्था और लिबी उसे खाकर खुद को हील कर लेते हैं। लिबी कहता है कि मेरा स्वीट खाने के बाद दिमाग बहुत चलने लगता है, मैं एक जीनियस बन जाता हूँ और मेरा 10% आइडिया हमेशा बहुत ही काम का होता है। यहीं पर एक फनी सीन आता है जहाँ पर लिबी आस्था के कंधों पर बैठ जाता है और कंबाइन कहकर कहता है। लिबी कहता है कि मेरा हमेशा 10% आइडिया अच्छा होता है बट 90% हमेशा बेकार होता है। और लिबी और आस्था फिर से झगड़ा करने लगते हैं। इनके झगड़े को देखकर नेट को भी फ्लैशबैक आते हैं जहां पर दो लोग बिल्कुल ऐसे ही झगड़ा कर रहे होते हैं। अब ये दोनों कौन है और नेट को ये फ्लैशबैक क्यों आया इसके बारे में तो तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद नेट आस्था से कहता है कि टाइम हो चुका है बाकी लोगों से मिलने का। आस्था रियलाइज ही नहीं करता है कि 2 दिन कब का बीत चुके हैं। नेट आस्था से कहता है कि अगर ये ट्रेनिंग तुम्हारे काम नहीं आ रही है तो अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इतना कहते ही नेट माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड नाम का एक स्पेल यूज करता है जिससे कि पूरा रूम पिच ब्लैक हो जाता है और कई सारे हाथ आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं और आस्था उनकी की को सेंस नहीं कर पा रहा था। इस बार नेट बहुत ज्यादा सीरियस था। आस्था और लिबी के ऊपर बहुत ही गंदा वाला डैमेज हो रहा था। आस्था और लिबी एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अब तो हमें एक होना ही पड़ेगा। दोनों को ही फ्लैशबैक आते हैं जहां पर आस्था यामी को बचा नहीं पाया था और लिबी लिकिटा को, और दोनों को ही अवेंज चाहिए था।
दोनों इस मूवमेंट पर एक दूसरे से कहने लगते हैं कि इतनी दूर आने के बाद मैं मर नहीं सकता और ना ही हम एक दूसरे को मरने दे सकते हैं। नेट नोटिस करता है कि पूरे ब्लैक रूम के अंदर से कहीं से रोशनी आ रही है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डार्क ट्राइड को दिखाया जाता है जहां पर मॉरिस, जेनॉन और लोटस होते हैं। जहां पर मॉरिस डांटे को ठीक कर रहा होता है जो कि लास्ट बैटल के बाद बहुत ही खस्ता हालत में था। वो लोग थोड़ी बहुत फाइट की बातें करते हैं और इन्हीं सीन्स के अंदर हमें एक डीमन दिखाया जाता है जिसे मॉरिस बना रहा है। अब ये क्या है ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। इन्हीं के बीच में एक छोटा सा सीन आता है जहां पर कैप्टन यमी और वांजेंस दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें आस्था और लीबी दिखाए जाते हैं जिन्होंने फाइनली नेट को हरा दिया है। आस्था बोलता है कि चलो जाकर जल्दी से उन्हें बचाते हैं, बट नेट मना कर देता है ये कहते हुए कि भले ही तुमने डेविल यूनियन को यूज कर लिया बट तुम इसे ज्यादा देर मेंटेन कर नहीं रख सकते। अगर तुम इस हाल में एनिमी से लड़ने गए तो तुम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाओगे। उसके बाद नेट आस्था को थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है और उसके बाद नेट अपने डेविल गीमोडिलो को आस्था और लीबी के साथ छोड़कर बैटल ज्वाइन करने चला जाता है और जाने से पहले आस्था से कहता है कि जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करो और बैटल को ज्वाइन कर लो। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पर हमें इस बार रॉयल नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि रेडी है स्पेड किंगडम के साथ लड़ाई करने के लिए। नेट भी वहीं पर पहुंच जाता है और सब लोग पूछने लगते हैं कि आस्था कहां पर है। नेट बोलता है कि आस्था को आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। सैली ये सुनकर कहने लगती है कि पक्का वो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा होगा। बाकी के लोगों को अभी भी सैली के ऊपर पूरा भरोसा नहीं था। मैक्सा कहता है कि भले ही सैली थोड़ी अजीब हो बट वो रिसर्च और मैजिक आइटम के मामले में बहुत आगे है। दूसरी तरफ सिक्की के गोटे मुंह में आ चुके थे। वो इस बात से डर रहा था कि बैटल में उसका क्या हाल होगा। वो सोचने लगता है कि भला मुझ जैसे मामूली से नाइट को क्यों जाना पड़ रहा है इस बैटल के अंदर। वहीं पर जैक और नेट भी उसकी टांग खींचने लगते हैं। बाकी लोग फिर से पूछते हैं कि आस्था को और कितना टाइम लगेगा। नेट बोलता है कि टेंशन मत लो वो आ जाएगा। यूनो भी फुल कॉन्फिडेंस में था कि इस बार तो वो उसे हरा कर ही रहेगा। नेट अपने शैडो मैजिक से एक पोर्टल खोलता है और वो स्पेड किंगडम में चले जाते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें स्पेड किंगडम दिखाया जाता है जहां पर मॉरिस जेनॉन से कहता है कि वो लोग आ चुके हैं। हम देखते हैं कि ये तो नेट और बाकी लोग है ही नहीं, ये तो स्पेड किंगडम के नाइट्स हैं। उन्हीं में से एक नाइट जिसका नाम एल्बर्ट होता है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डार्क ट्राइड तुमने 17 साल पहले हमारे किंग और हमारे लोगों को मारा था, हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। आज चाहे हम मरी क्यों ना जाए लेकिन आज हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेट और बाकी लोग सेफली कासल के अंदर पहुंच चुके थे। नेट सबको कहता है कि प्लान को फॉलो करो। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कासल में घुसने से पहले का। नेट सबको बताता है कि उसने स्पीड किंगडम को एलाय बना लिया था और नेट ने ही उन लोगों को भेजा था ताकि वो लोग डार्क ट्राइड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और उन लोगों को भी नेट के ऊपर पूरा भरोसा था कि नेट और वो ही वो लोग हैं जो कि उन्हें हरा सकते हैं। अचानक से पूरा ग्राउंड शेक करने लगता है और टाउन के बाहर वाले ग्राउंड से एक बड़ा सा डीमन निकल कर आता है जो कि लेजेंडरी एंशिएंट डीमन होता है। जेनॉन को पता चल चुका था कि नेट और बाकी के लोग कासल के अंदर घुस चुके हैं और ये बाकी के नाइट बस ध्यान भटकाने के लिए हैं। जेनॉन स्पेड किंगडम के लोगों से कहने लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है और कहने लगता है चलो एडवेंट ऑफ कुल्फत के रिचुअल को शुरू करते हैं। हमें नेट और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो कि नेट से पूछ रहे होते हैं कि क्या बाकी लोगों को बाहर छोड़ना सही होगा। नेट फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि टेंशन मत लो वो लोग ठीक होंगे। वो डीमन ऑलमोस्ट टाउन तक पहुंच गया था और अटैक करने ही वाला था तभी एक जोरदार मुक्का आकर उसके मुंह पर पड़ता है और हम देखते हैं कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरियोलियोना होती है। सीन फिर से यहीं पर शिफ्ट हो जाता है जहां पर नेट सबको बता रहा होता है कि एडवेंट ऑफ कुल्फात काम कैसे करता है और उसे रोकना कैसे है। एडवेंट ऑफ कुल्फात एक मैजिक सर्कल है जो कि 4 फंक्शन से चलता है जहां पर बीच में यमी और वेंजेंस होंगे और सर्कल के बाहर साइड में डार्क ट्रेड जो कि उसे एक्टिवेट करेंगे। इसे रोकने के लिए उन्हें पहले डार्क ट्राइड को हराना पड़ेगा तभी जाकर इसे रोक सकते हैं, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये काम करेगा। नेट ये भी बताता है कि वो लोग चाहे तो एंटी मैजिक से इसे इजीली खत्म कर सकते हैं, बट इसमें रिस्क ये है कि हो सकता है कि यामी और वांजेंस भी ना बचे, इसलिए नेट इस प्लान को ड्रॉप कर देता है। नेट ये बताता है कि डार्क ट्राइड 3 अलग अलग स्पॉट्स पर होंगे, इसलिए वो टीम को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि वो लोग डार्क ट्राइड को जल्दी हरा सके। नेट ये भी वार्निंग दे देता है कि हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में डार्क ट्राइड के डिसिप्लिन मिले तो संभल कर जाना। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें मेरियोलियोना और डीमन की फाइट दिखाई जाती है जहां पर लास्ट टाइम मेरियोलियोना ने जो अटैक किया था वो काम नहीं आया। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर नेट बैटल में आने से पहले मेरियोलियोना को बुलाने गया था। उसे इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि यामी और वांजेंस का क्या हुआ है, उसे इस बात में इंटरेस्ट था कि आखिर उन दोनों को हराया किसने था। नेट मेरियोलियोना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक वर्दी अपोनेंट ढूंढूंगा जिसके साथ तुम फुल पावर में फाइट कर सको। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो कहने लगती है कि नेट बिल्कुल सही था। मेरियोलियोना को इस फाइट में अब मजा आने लगा था।
वो अपने फ्लेम मैजिक हेल फायर इनकारनेट का यूज करती है, जिससे कि वो खुद एक टाइप से माना बन चुकी थी। इसके बाद मेरियोलियोना एक के बाद एक लगातार अटैक करती है उस डीमन के ऊपर और फुल माना जोन भी रिलीज कर देती है और एक जोरदार अटैक करती है उस डीमन के ऊपर। ये देखकर स्पिरिट किंगडम के नाइट्स के होश उड़ चुके थे। सीन फिर से शिफ्ट होता है और नेट और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि फाइनली डार्क ट्राइड तक पहुंच गए थे। यूनो जेनॉन पर अटैक करता है। यूनो को इस बार पता था कि जेनॉन कौन सा मैजिक यूज करता है और वो काम कैसे करता है, इसलिए यूनो थोड़ा सा फायदे में था। बट फिर भी जेनॉन को हराना आसान बात नहीं थी। जेनॉन अपने बोन मैजिक से यूनो के अटैक को रोक लेता है। लैंग्रिस भी अटैक करता है, बट जेनॉन अपने एब्सोल्यूट स्पेस की मदद से लैंग्रिस के अटैक्स को क्यूब्स के अंदर लॉक कर देता है। इस स्पेस के अंदर जो भी माना होगा उसे जेनॉन बहुत ही इजीली कंट्रोल कर सकता है। जेनॉन लैंग्रिस से कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम सबसे पावरफुल स्पेशल मैजिक यूजर होते। लैंग्रिस फिर से अटैक करता है, पर जेनॉन स्पेशल मैजिक माना डोमिनेशन का यूज करता है। अटैक लगने के बाद भी जेनॉन पर कोई डैमेज नहीं होता। माना डोमिनेशन के अंदर जो भी होगा वो अपने मैजिक को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए लैंग्रिस का जो अटैक था वो इतना पावरफुल नहीं था। जेनॉन उनसे कहता है कि तुम लोग मरोगे, तुम लोग मुझे मेरी जगह से हिला तक नहीं पाए। इतना कहते ही जेनॉन बोन से यूनो और लैंग्रिस पर अटैक कर देता है। लास्ट मूवमेंट पर बेल बाहर आ जाती है और यूनो के साथ कंबाइन होकर स्पिरिट ऑफ बोरिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जेनॉन बिल्कुल रिलैक्स था क्योंकि उसे पता था कि उसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर कोई भी पावर काम नहीं करेगी। बट थोड़ी ही देर बाद वो रियलाइज करता है कि उसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर जो माना है वो अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। यूनो ने वो कंट्रोल छीन लिया है। यूनो जेनॉन पर वेपन से अटैक करता है। जेनॉन यूनो के अटैक को किसी तरह ब्लॉक कर देता है। यूनो जेनॉन का डायलॉग उसी के ऊपर फेंक कर मारता है, क्या कह रहे थे तुम, तुम्हारी जगह से मैं तुम्हें हिला तक नहीं पाया था। यूनो अपने वेपन से जेनॉन के बोन्स के टुकड़े कर देता है और जेनॉन की चेस्ट पर एक जोरदार वार करता है और कहता है तुमने ये गलत इंसान से कह दिया। उस अटैक से जेनॉन की हालत खराब हो गई थी। अब उन्हें लगने लगा था कि उनका प्लान काम कर रहा है और वो लोग यामी और वेंजेंस को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ शार्लेट और रील वेनिका से लड़ रहे थे। वेनिका अपनी जगह अपने जनरल्स को भेजती है लड़ने के लिए। शार्लेट और रील के मैजिक को देखने के बाद वेनिका उनका मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि काश मुझे उस एंटी मैजिक वाले बच्चे से लड़ने का मौका मिला होता, और यामी का भी मजाक उड़ाने लगती है। शार्लेट याद करने लगती है कैसे उसने अपने कैप्टन की ड्यूटी निभाई और कैसे हार्ट किंगडम के अंदर रन एरिस की स्टडी की और अपने कर्स को कैसे कंट्रोल किया। शार्लेट ने रन एरिस को मास्टर कर लिया था। शार्लेट मॉडिफाइड बेरियर मैजिक ब्लू रोज का यूज कर उन जनरल्स को इजीली हरा देती है। वेनिका ये देखकर शॉक थी कि शार्लेट ने कैसे भला उस कर्स को मॉडिफाई कर एंटी मैजिक स्पेल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। अब वेनिका को शार्लेट के अंदर इंटरेस्ट आने लगा था और हमें शार्लेट का क्वीन ऑफ बेरियर फॉर्म भी देखने को मिलता है। अब शार्लेट ब्लू और रेड रोज दोनों का यूज कर सकती थी। शार्लेट को यामी को बचाना था और ये भी दिखाना था कि वो कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। रील रियलाइज करता है कि शार्लेट ने अभी तक तो अपनी ट्रू पावर यूज ही नहीं की थी और वो ऐसे ही कैप्टन बन गई। वेनिका अब खुद बैटल के अंदर उतरती है और अब शार्लेट और वेनिका का सीरियस बैटल शुरू होता है। दूसरी तरफ नेट और जैक डांटे से लड़ रहे होते हैं। जैक कुछ स्लैश अटैक्स करता है बट डांटे पर उसका कोई असर नहीं होता। मॉरिस की वजह से डांटे की रीजनरेट एबिलिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। एंटी मैजिक के अलावा दूसरा कोई और मैजिक डांटे के ऊपर असर नहीं कर सकता था। नेट के दिमाग में बस एक ही प्लान आ रहा था, जो कि था जैक के मैजिक को दांव पर लगाना, क्योंकि कट मैजिक को कट नहीं किया जा सकता। डांटे ग्रेविटी मैजिक से नेट और जैक को घुटनों पर बिठा देता है, बट नेट को भरोसा नहीं था कि जैक कर पाएगा कि नहीं। नेट अपने डेविल स्लोटॉस के साथ डेविल यूनियन करता है और मोड इक्वस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद नेट जैक से कहता है कि तुम वीक हो। नेट ऐसा जानबूझकर करता है। सडनली डांटे जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है नेट को, बट नेट उसे अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। नेट काउंटर अटैक करता है बट डांटे पर उसका कोई असर नहीं होता। डांटे को फाइट में अब मजा आने लगा था। वो जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो उसे ऑलमोस्ट पंच मारने ही वाला होता है, तभी जैक को फ्लैशबैक्स आते हैं। हमें जैक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि जैक के जो डैड थे वो एक हंटर थे जो कि छोटे मोटे जानवरों को मारा करते थे। जैक के डैड जैक से हमेशा कहते थे कि कभी भी अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मत लड़ना वरना तुम मारे जाओगे। जैक भी छोटे मोटे एनिमल्स को ही मारता था, बट जैक हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता था कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा। जब जैक 13 का हुआ तो उसके डैड को लॉर्ड ऑफ माउंटेन ने मार दिया था, जो कि एक बड़ा सा भालू था। जैक जाकर उस भालू को मार देता है और बाद में मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां पर डांटे जैक को ऑलमोस्ट हिट करने ही वाला होता है कि नेट आकर उसे ब्लॉक कर देता है। नेट नोटिस करता है कि जैक की बॉडी से ब्लेड्स निकल रहे हैं। डांटे जैक से कहता है कि यमी भी कैप्टन था और उसने भी मुझे बहुत मजे दिलाए, तो तुम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है।
जैक की बॉडी से ब्लेड्स पूरी तरीके से बाहर आ चुके थे। जैक डांटे की ग्रेविटी मैजिक के थ्रू स्लैश करता है, बट डांटे के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। बट फिर भी जैक लगातार स्लैशेस करते जाता है। डांटे को अब जैक की जगह एक बड़ा सा मेंटस दिखने लगा था और नेट को भी अब जैक के ऊपर भरोसा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मेरियोलियोना ने अकेले ये एंशिएंट डीमन को हरा दिया था और स्पिरिट किंगडम के लोग देखकर शॉक हो गए थे कि कैसे भला कोई एंशिएंट डीमन को हरा सकता है, वो भी अकेले। राल्फ और बाकी के रॉयल नाइट्स भी स्पिरिट किंगडम पहुंच गए थे। राल्फ एल्बर्ट को यूनो के बारे में बताता है, कैसे उसके पास विंड मैजिक आया और उसने कैसे उसे मास्टर कर लिया है। नेट का डेविल यूनो और शार्लेट की फाइट देखकर नेट को आकर खबर देता है। नेट के पास स्टिल थोड़ा टाइम था गेट ओपन होने से पहले। जैक लगातार डांटे पर अभी भी हमला करते ही जा रहा था। तभी सबको किसी की प्रेजेंस फील होती है। कासल के बाहर खड़े लोग देखते हैं कि कई सारी रूट्स कासल को घेर रही हैं। नेट भी नोटिस करता है कि कासल के अंदर से भी रूट्स निकलना शुरू हो चुकी है। नेट डेविल यूनियन मोड फिलियस का यूज करता है और शैडो मैजिक से ग्राउंड के नीचे देखता है। वहां पर यमी और वेंजेंस के अलावा एक और इंसान था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मॉरिस है। मॉरिस ने हार्ट किंगडम की ज्ञान से एक ऐसा तरीका निकाल लिया था जिससे कि वो रिचुअल को एक्सेलरेट कर सकता था। हम देखते हैं कि मॉरिस के पास भी एक डेविल है और उसी डेविल की पावर की मदद से उसने लोलो पिचिका के ज्ञान को एक्सट्रैक्ट कर अपने अंदर डाल लिया था। नेट देखता है कि अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन हो चुका है और तभी नेट के सामने दो डेविल्स आ जाते हैं और नेट और जैक पर हमला कर देते हैं। नेट खुद को किसी तरह बचा लेता है, लेकिन जैक जाकर सीधा दीवार पर गिर जाता है। नेट देखता है कि वो डेविल्स और कोई नहीं बल्कि द डेविल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है, जो कि अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेयर के सबसे पावरफुल डेविल्स है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो और सब्सक्राइब मारो, और अगर तुमने एक ही लाइक करा दिए इस वीडियो के ऊपर तो मैं परसों इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।